सो हेलो एवरीवन। आज से हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 2 स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स है जो यूनिट 1 में हम लोग कवर करना चाहते थे, तो वो इस वीडियो में कवर करेंगे और फिर हम लोग यूनिट 2 में स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले ये एक प्रॉब्लम देखते हैं क्विकली। इस प्रॉब्लम में क्या कहा है, देयर इज अ वन डिमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल with 0.2 to 10 raised to minus 9 meter. Okay, it is found that the energy of the particle is 230 electron volt. Its eigenfunction has 5 antinodes. Find the mass of the particle so that it can never have energy equal to 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके फाइन। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले 5 एंटी नोड्स है ये ध्यान में रखते हैं, सो दैट कौन सा एनर्जी फंक्शन, कौन से एनर्जी लेवल पोटेंशियल में है इस इन्फाइनाइट में, वो ध्यान में रखेंगे। इन्फाइनाइट पोटेंशियल का जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो है ई एन स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। ओके, यहाँ पे m है, a स्क्वायर है, a विद है। ओके, और n क्या है, n है कौन से लेवल पे बात कर रहे हैं। तो एंटी नोड्स और नोड्स के बारे में अगर हम लोग जैसे पढ़े थे इनफाइनाइट स्क्वायर वेल के बारे में, तो क्या रहता है एंटी नोड, ऐसे समझो कि एक सिंगल लाइन है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। ओके, तो 5 टाइम्स मतलब नोड वो रहता है जो इस, अगर ये वेव है, ओके, तो इसके यहाँ पे जहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करते हैं उसको नोड कहा जाता है। तो यहाँ पे एक नोड है, दो नोड है, तीन नोड है। ओके, और इसके अपोजिट जो है मैक्सिमम, वहाँ पे एंटी नोड वो है 1 2 3 4 ऐसे। तो ये वाला वेव तो नहीं है, 5 एंटी नोड्स कहा गया है, बराबर। तो 5 के लिए हम लोग इस तरीके की वेव एक्सपेक्ट करते हैं, जहाँ पे एक नोड हो गया, एक दूसरा एंटी नोड हो गया, तीसरा एंटी नोड, चौथा और पांचवा ऐसे। ओके, सो यहाँ पे कितने नोड्स हैं, 1 2 3 और 4। जहाँ पे चार, देखो कैसे रहता है कि nth लेवल पे आपको n-1 नोड्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अगर 4 नोड्स है, 1 2 3 4, इसका मतलब है कि ये 5th लेवल है, क्योंकि 5-1 होता है 4 नोड्स, तो ये 5th लेवल है। सो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 5 रहेगी। ई एन की वैल्यू अपने को 230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। तो 2 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग ई से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हम लोग जूल्स में इसको कन्वर्ट कर पाए। 10⁻⁹ इक्वल टू, हम लोग का n है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। एच क्रॉस स्क्वायर के बारे में हम लोग जानकारी रखते हैं, उसकी वैल्यू हम लोग बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर 2 की वैल्यू है, m की वैल्यू नहीं, हम लोग को m फाइंड करने का, और a की वैल्यू है 0.2 इंटू 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। ओके, तो इससे हम लोग m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से, और फिर जो m की वैल्यू आएगी वो kg में आएगी आपको। ओके, सो m की वैल्यू अगर समथिंग kg में आएगी तो उसके लिए हम लोग अगर उसको, उसकी एनर्जी यहाँ पे क्या बोली है, इट कैन नेवर बी इक्वल टू 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो इसकी एनर्जी को, जो पार्टिकल की मास है, वो पार्टिकल की एनर्जी को हम लोग 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अगर नहीं लिख सकते, वो क्यों नहीं लिख सकते, सिंपल है। यहाँ पे आप सिंपल है, वो आप जो एनर्जी आएगी मास, उसको हम लोग कितनी एनर्जी आती है, 230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, बराबर। 1 किलो वोल्ट्स के लिए क्या चाहिए आपको, 1 किलो वोल्ट्स मतलब 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, बराबर। अभी 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आपके लिए पर्टिकुलर n की वैल्यू आएगी
बराबर। मतलब आपको एच क्रॉस पता है, यहाँ पे ई एन है, एच क्रॉस आप एन की वैल्यू अज्यूम कर लेना, नहीं तो एन की वैल्यू हम लोग रखेंगे ही नहीं, हम लोग एन की वैल्यू अज्यूम कर नहीं करेंगे, बस एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एच क्रॉस की वैल्यू पता है 2m और ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो इससे हम लोग ये जो है सेकेंड पार्ट इक्वेशन का, यहाँ पे हम लोग जो ए एम स्क्वायर है इनकी वैल्यू डाल देंगे, एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर, इनकी सबकी वैल्यू डालेंगे और एन की वैल्यू निकालेगा। अगर एन की वैल्यू कोई इंटीजर है, कोई 1 2 ऐसे इंटीजर है, तो वो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ 1000 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी की एनर्जी हो सकती है। लेकिन 1000 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं होगी अगर n की वैल्यू कोई इंटीजर नहीं आती। So we can prove that n is not equal to integer and that's why it can never be 1 किलो इलेक्ट्रॉन। इसका एक और वर्जन है प्रूव करने का, जो बहुत स्टेप्स जाएंगे उसमें, इसलिए हम लोग यही बेटर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है जहाँ पे फेज और ग्रुप वेलोसिटी पूछी है डी ब्रोगली वेव की, उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड है 0.9 ओके। सो हम लोग को ये फॉर्मूला तो पता है, हम लोग ने फर्स्ट सेक्शन आई थिंक सो यूनिट 1 के सेकेंड वीडियो में ही हम लोग ने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, जहाँ पे फेज और ग्रुप वेलोसिटी का एक रिलेशनशिप निकाला है, दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसमें हम लोग देखेंगे अगर ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू दी है 0.9, क्योंकि कैसा है, अगर पार्टिकल के हम लोग देख रहे हैं वैल्यू, मतलब वो ग्रुप उसका ट्रैवल कर रहा है, उसका ग्रुप एक वेव पैकेट की तरह है जो एक पैकेट की तरह जाता है ओके। तो इसकी वेलोसिटी बताए हम लोग को, डेट इज 0.9 सी। तो वो 0.9 सी को सी से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 10 सी का वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उसको मल्टीप्लाई किया, हम लोग ने ये निकाला। और फिर यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग ने P की वैल्यू निकाली, दैट इज फेज वेलोसिटी, दैट इज 3 इंटू 3। अभी यहाँ पे फेज वेलोसिटी की वैल्यू लाइट के स्पीड से ज़्यादा आती है, ये इसलिए आता है क्योंकि हम लोग सिंगल वेव कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि ऐसे सिंगल वेव रहती ही नहीं है यूनिवर्स में। कोई भी वेव, अगर पार्टिकल है उसकी वेव्स वेव पैकेट के फॉर्म में रहती है, जो सुपर पोजिशन है 4-5 या मे बी उससे ज़्यादा वेव्स की ओके। सो इसलिए ये दोनों राइट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की ओके। सो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखना चाहते हैं एक नया कंसेप्ट जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो है असिमेट्रिक और सिमेट्रिक वेव फंक्शन। हम लोग ने वेव फंक्शन के बारे में तो पढ़ा है कि कैसे वेव फंक्शन होता है, कैसे अलग अलग रीजन में रहता है ओके। लेकिन अगर वेव फंक्शन दो पार्टिकल को साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर उनकी पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पोजीशन हो सकती है, उनकी मोमेंटम हो सकती है, कुछ भी, ये बस दो कोऑर्डिनेट्स है, वो कोऑर्डिनेट्स मोमेंटम है, एनर्जी है, पोजीशन है, कुछ भी हो सकता है ऐसे समझो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग पोजीशन कंसिडर करेंगे। सो ये वेव फंक्शन है जो साई, उसमें दो R1 R2 क्या दिए गए हैं, वो है पोजीशंस है दो पार्टिकल्स के ओके। वो पोजीशंस में अगर वो पोजीशन इंटर एक्सचेंज कर देंगे ओके, तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, वो चेंज नहीं होनी चाहिए पार्टिकल्स फाइंड करने की। ये हम लोग को इम्पोर्टेंट थ्योरम के जैसा हम लोग याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैथमेटिकली वैसे ही रिजल्ट सेंस बनता है उसका ओके। क्योंकि कैसा है कि पार्टिकल हम लोग फाइंड कर रहे हैं, दोनों की पोजीशंस हम लोग को पता है, तो हम लोग अगर एक्सचेंज करेंगे तो उससे प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती दोनों पार्टिकल्स को फाइंड करने की। जो प्रोबेबिलिटी किस तरीके की है, प्रोबेबिलिटी है हम लोग जो मॉड्यूलस स्क्वायर निकालते हैं उससे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द रिजल्ट इन वेव फंक्शन इज गिवन एज साई R1 R2 is now if the positions are exchanged the wave function changes। yes wave function change होगा, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालेंगे, मतलब मॉड्यूलस के अंदर स्क्वायर निकालेंगे उसका, तो वो चेंज नहीं होगा ओके। इसका सिंपल, इसका एक कॉन्सिक्वेंस क्या है कि मैथमेटिकली अगर दो कोई भी मॉड्यूलस का अगर स्क्वायर रहता है दो वैल्यू, तो हम लोग जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं एक साइड का, तो हम लोग को प्लस और माइनस लेना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे प्लस और माइनस है दो पॉसिबिलिटी, इधर साई R1 R2 इज इक्वल टू साई R2 R1, ऐसे कंडीशन को सिमेट्रिक वेव फंक्शन बोलते हैं, या फिर R2 R1 की पोजीशन एक्सचेंज करके माइनस साइन बाहर आ जाती है, उसको असिमेट्रिक कहेंगे ओके। तो ये सिमेट्रिक और असिमेट्रिक में इतना ही डिफरेंस है कि अगर कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स को एक्सचेंज किया जाए तो क्या माइनस साइन बाहर आती है या फिर वैसे ही रहता है।
ऐसे ही रहेगा तो सिमेट्रिक बोलेंगे, माइनस साइन अगर बाहर आती है तो असिमेट्रिक वेव फंक्शन बोलेंगे उसको। इसका एक डीपर एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं कि ये कंसिडर करेंगे हम लोग, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिनका पार्टिकल्स का नाम 1 और 2 दिया गया है। ओके, और ये पार्टिकल के लिए दो स्टेट्स अवेलेबल है। दो स्टेट्स कौन से हैं, समझो ए स्टेट है और बी स्टेट है। ओके, तो पॉसिबिलिटी क्या है, अगर पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है, मतलब क्या है कि उनके बीच में, मैं ये समझो एक ब्लू बॉल की तरह है और ग्रीन बॉल की तरह है, अगर मैं दोनों के बीच में अगर डिफरेंशिएट कर पाऊंगा तो मैं दोनों के लिए एक पॉसिबल स्टेट लिख सकता हूँ कि ए पोजीशन में, ए स्टेट में फर्स्ट पार्टिकल है और सेकंड पार्टिकल है बी स्टेट में। ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ए स्टेट में सेकंड पार्टिकल है और फर्स्ट पार्टिकल बी के स्टेट में। ये कब पॉसिबल है डिस्टिंग्विश करना, जब दो पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब क्या कि उनके बीच में आप डिफरेंसेस निकाल सकते हो। आपको अगर एक रेड है ब्लू है, आप दोनों को अलग अलग तरीके से उनकी अरेंजमेंट कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इस तरीके का वेव फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कलेक्टिव वेव फंक्शन है psi1, ओके, और psi2 ये कलेक्टिव वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन इसमें किसे लिखा है, कलेक्टिव वेव फंक्शन psi ए स्टेट में है पार्टिकल 1 और psi बी स्टेट में है पार्टिकल 2। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे वेव फंक्शन को psi2 ऐसा नाम दिया गया, स्टेट ए में है 2 और स्टेट बी में है 1। ओके, ठीक। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल अगर इनडिस्टिंग्विशेबल होगा तो उसको हम लोग किस तरीके से दोनों पोजीशन में कर सकते हैं। देखो, दोनों पोजीशन वैसे ही रहेंगे, ए और बी स्टेट। अभी पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल नहीं है तो मतलब क्या है कि ऐसे समझो 1-1 है, मतलब ये 1-1 हो सकता है या फिर 2-2 हो सकता है या फिर कुछ भी, ऐसे दोनों है, दोनों अलग अलग पार्टिकल्स हैं लेकिन उनके बीच में भेदभाव करना मुश्किल है। ऐसे समझो कि मैंने डॉट की जैसे निकाल दी। तो कंडीशंस क्या पॉसिबल है, ओके, कि एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा। ओके, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इन दोनों ने पोजीशन एक्सचेंज कर दी है, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है डिफरेंसेस क्या है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमेट्रिक वेव फंक्शन कैन बी रिटर्न एज psi a1b, और इसको सुपरपोजिशन कर दिया है। सुपरपोजिशन क्या रहता है, लीनियर कॉम्बिनेशन रहता है, मतलब ऐड कर देते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटीज को। ओके, ये ध्यान में रखना, प्रोबेबिलिटीज को हम लोग ऐड करते हैं तो उसको सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो सुपरपोजिशन में हम लोग ने इसको जो दो पॉसिबल वेव फंक्शन है यहाँ पे जैसे और थे, उनको हम लोग ने यूनियन की तरह लिख दिया, क्योंकि हम लोग को पता नहीं इन दोनों में से कौन सा इसमें लिखा। और ये जो नंबर है 1/√2, ये इसलिए आया यहाँ पे क्योंकि हम लोग का वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। नॉर्मलाइज का मतलब क्या है कि उसकी अगर मैंने साई को स्क्वायर किया, इंटीग्रेट किया dx से, तो मुझे 1 आना चाहिए। ऐसी कंडीशन को नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग को ये फाइंड करना पड़ता है, जो ऑलरेडी फाइंड आउट हम लोग ने यहाँ पे करके ऐड किया है। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, यहाँ पे ए लिखेंगे, सॉरी, एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है कि हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों वेव फंक्शन की पॉसिबिलिटीज को, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तो ऐड कर सकते हैं दोनों को या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो असिमेट्रिक है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इफ बोथ पार्टिकल आर इन सेम स्टेट, दोनों पार्टिकल अगर एक ही स्टेट है यहाँ पे, सो 1 और 2 अगर एक ही स्टेट में है, तो अगर डिस्टिंग्विशेबल केस रहेगी तो उसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या आएगी कि यहाँ पे देखो नीचे सब जगह पे ए लिखा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या रहती है, साई स्टार साई बराबर। अगर यहाँ पे दोनों जगह पे ए ही है तो हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे A1 स्टार ए साई A2 स्टार ऐसा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा साई A1 और साई A2। ओके, ऐसे। अगर डिस्टिंग्विशेबल नहीं है और दोनों पोजीशन में है तो हम लोग सिमिलरली ये जो पोजीशन है इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन, इसका साई, पहले हम आपको साई एस
स्टार निकालना पड़ेगा, जो सेम रहेगा, जस्ट जो भी टर्म्स रहेंगे उनको स्टार्स करेंगे, कुछ बाकी चेंज नहीं होता यहाँ। ओके, बस कुछ नहीं, बस स्टार कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो इससे ये टर्म को हम लोग ये टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालने के लिए। तो हम लोग कुछ तो इस तरीके का आएगा, दो आते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 2 टाइम्स ऑफ व्हाटएवर वी हैड इट। देन हम लोग देखेंगे अगर असिमेट्रिक का निकालेंगे तो, और इसको हम लोग साई स्टार करके मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हम लोग को सब्ट्रैक्शन करने के बाद एक्चुअल में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आती है वो जीरो आती है। आप खुद से चेक कर सकते हो, यही नंबर को इस तरीके से लिखने का है, माइनस साइन रहेगी और मल्टीप्लाई करने का है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, और आपको देखने को मिलेगा कि जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक ही स्टेट में, यहाँ पे क्या है, दो पार्टिकल एक ही स्टेट में असिमेट्रिक वेव फंक्शन के साथ नहीं हो सकते। क्या मैंने बोला, दो पार्टिकल सेम स्टेट में असिमेट्रिक वेव फंक्शन के साथ जो इनडिस्टिंग्विशेबल है नहीं हो सकते। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को कहते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या कहते हैं, कोई भी दो पार्टिकल्स जो असिमेट्रिक वेव फंक्शंस को कैरी करते हैं, वो पार्टिकल्स कभी भी एक ही स्टेट में नहीं रह सकते। ओके, उनकी प्रोबेबिलिटी रहने की जीरो हो जाती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या आता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, ओके सॉरी, सिमेट्रिक पार्टिकल इज मोस्ट, उसके बाद जो डिस्टिंग्विशेबल है उसका आता है, और जो असिमेट्रिक है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, असिमेट्रिक। ओके, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये रिजल्ट बाद में यूज होगा। ओके, फिर हम लोग देखते हैं अभी क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम जाने का कब वक्त आता है, कब कौन सी कंडीशंस में हम लोग को क्वांटम स्टैटिस्टिक्स सीखना है। तो ये हम लोग अभी यूनिट 2 स्टार्ट कर, जो असिमेट्रिक और सिमेट्रिक था वो भी यूनिट 2 का ही पार्ट है, आपको आगे उसका यूज पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक हम लोग ने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाला था h इज इक्वल टू पी, जिसकी वैल्यू हम लोग h इज इक्वल टू √2me ऐसा हम लोग ने निकाला था, बराबर। अभी E क्या वैल्यू है, E की वैल्यू अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के इसमें जाएंगे, ड्यू टू इक्विपार्टीशन थ्योरम, तो E की वैल्यू रहती है kT। ओके, हाफ kT रहती है, लेकिन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे kT ओनली। ओके, ऐसा समझो कि 2 है 3 है ऐसा उसके तो सिंपली अगर सिंपल अगर हम लोग रखेंगे तो हम लोग को इसकी वैल्यू क्या आती है, 2m पाई नहीं, पाई नहीं आता, 2m kT आता है। तो ये पाई कहाँ से आई, ये हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन इसका एक्चुअल में यूज क्या है, इसको जो हम लोग बोलते हैं इसको मीन थर्मल वेवलेंथ कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मीन थर्मल वेवलेंथ कहते हैं। अभी ये मीन थर्मल वेवलेंथ का क्या उपयोग है, ये हम लोग जान लेते हैं। मीन थर्मल वेवलेंथ का उपयोग ऐसा है कि हम लोग इसको एक क्वांटिटी के साथ डिफाइन कर सकते हैं। ये क्वांटिटी क्या है, n लैम्बडा क्यूब। n क्या है, n रहता है नंबर डेंसिटी, हम लोग कहते हैं उसको, क्या कहते हैं इसको, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एनवी नंबर डेंसिटी। और ये जो लैम्बडा क्यूब अगर निकालें तो एच क्यूब होता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, जिसके लिए 3/2 हो जाता है। ठीक है, तो ये लैम्बडा क्यूब की वैल्यू।
2πm/kT। ओके, इसको हम लोग 3/2 लिखेंगे, 2m/m/kT, 3/2। ओके, अभी इस नंबर का स्पेसिफिकेशन क्या है कि अगर ये नंबर बहुत छोटा रहेगा 1 से, ओके, तो हम लोग क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। एक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो थर्मोडायनेमिक्स से डिराइव करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स यूजुअली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब क्या है माइक्रोस्कोप, जो पार्टिकल्स सारे जहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी चीजें जो देखी जाती है उसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्या रहता है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में यही जो थर्मोडायनेमिक्स में पड़ी हुई चीजें हम लोग प्रोबेबिलिटीज और इंडिविजुअल पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को लेके, जिसको हम लोग माइक्रोस्टेट कहते हैं, उसको हम लोग देख के क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स तो आगे आप देखेंगे उसका मीनिंग क्या है। लेकिन क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्या रिजिम है कि यहाँ पे 1 से होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है 1 से कम है, मतलब क्या है 1 से कम है, मतलब देखो डेंसिटी होती है हर वॉल्यूम पार्टिकल सॉलिड की, तो लो डेंसिटी चाहिए और बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। जैसे कोई गैस पकड़ लो, नॉर्मली हम लोग वाटर वेपर की गैस है, नॉर्मल वाटर वेपर की गैस का टेम्परेचर हाई ही होता है, 100 डिग्रीज बोलेंगे तो फिजिक्स के सेंस में ज़्यादा ही है। ओके, और लो डेंसिटी है, बहुत कम रेरिफाइड है, बहुत स्प्रेड आउट है, ऐसा नहीं कि बहुत कन्फाइंड है। ओके, सो रेरिफाइड ऐसी गैसेस, मॉलिक्यूल, ये सारी चीज़ें क्या है क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्लासिकल रीजन में आ जाती है। ओके, लेकिन अगर यही एन क्यूब अगर बहुत क्या बोलते हैं 1 से बहुत बड़ा है, जहाँ पे हम लोग कहेंगे इसका ही उल्टा, हाई डेंसिटी और लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मतलब बहुत, लाइक -50 डिग्रीज, एकदम छोटा। देखो केल्विन में मैं बात कर रहा हूँ, -50 डिग्रीज केल्विन, सॉरी माइनस नहीं होता केल्विन में, 50 डिग्रीज में कह रहा हूँ केल्विन का। जो 100 डिग्रीज पानी का मैंने बोला था वो सेल्सियस में बोला था, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 केल्विन। 373 केल्विन कहाँ पे, और लो टेम्परेचर में जहाँ पे मैं 50 केल्विन बोल रहा हूँ, 50 केल्विन भी बहुत हो गया, ऐसा समझो 10 केल्विन है, 5 केल्विन, इतना लो टेम्परेचर, मतलब माइनस सेल्सियस में बोलने जाऊँ तो -270 265 डिग्री सेल्सियस, इतना नेगेटिव जो माइनस है, जो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन रहते हैं, उस कंडीशंस में क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की जाती है। ओके, तो ये एक बाउंड्री है, टेम्परेचर और डेंसिटी डिपेंड करती है कि किस तरीके से क्वांटम या फिर क्वांटम टेम्परेचर या फिर जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स का रीजन है वो देखा जाता है। ओके, इसके बारे में आपको डिटेल कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं आएंगे, इट इज जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि किस प्रकार क्लासिकल और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस किया जाता है। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स क्या है, जैसे मैंने कहा आपको कि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में जहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर्स रहते हैं और बहुत लो हाई डेंसिटी रहती है, बहुत कम जगह पे बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक स्टडी है माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम की। देखो माइक्रो स्टेट क्या रहता है, माइक्रो स्टेट में क्या होता है कि कोई भी चीज का प्रेशर हम लोग देखते हैं, कोई भी बॉक्स में अगर मैं गैस रखूंगा तो उसमें प्रेशर रहेगा, वो बॉक्स का एक वॉल्यूम रहेगा, एक टेम्परेचर रहेगा उस गैस का, उस गैस की एक एनर्जी रहेगी, ये सारी चीजें किस वजह से डिफाइन होती है, वो इसलिए वो डिफाइन होती है क्योंकि हर एक पार्टिकल जो एकदम स्मॉल, एक सिंगल पार्टिकल को उस बॉक्स में अगर देखोगे आप, तो उस सिंगल पार्टिकल की कुछ मोमेंटम, मतलब एक स्पीड रहती है और उस पार्टिकल की एक पोजीशन रहती है, बराबर। तो फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है, ओके, सो ये एक बॉक्स है और इसमें अगर सारे सारे पार्टिकल्स की पोजीशन ऐसी है कि खाली ये बॉक्स के जो हाफ पार्ट है इसमें ही सारे पार्टिकल्स है, तो
जो वॉल्यूम रहेगा वो हाफ द वॉल्यूम रहेगा पूरे गैस का, बराबर। तो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है वॉल्यूम कितना एक्वायर किया। अगर पूरे बॉक्स में है तो पूरे बॉक्स का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। वैसे ही ये जो पार्टिकल्स है वो इनके बीच में जो न्यूक्लियस के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, ये फोर्सेस के वजह से वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, और वैसा ही फोर्स वो कंटेनर की दीवारों पे भी एग्जर्ट करते हैं, बराबर। सारी डायरेक्शंस में, ये सारी डायरेक्शंस में प्रेशर अप्लाई होता है वो गैस की वजह से, और उसको ही हम लोग प्रेशर कहते हैं। और टेम्परेचर क्या रहता है? टेम्परेचर कोई पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर एकदम एक सिंगल आइटम को एकदम टच भी करके दोगे आपको उसको टेम्परेचर ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि टेम्परेचर इज अ फिनोमिना जो एक एक्सचेंज से बनता है एनर्जी के, जो हर एक पार्टिकल कितने फास्ट मूवमेंट करता है। अगर वो पार्टिकल एकदम रैंडमली और एकदम फास्ट मूव कर रहा है तो उसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगी, वो सारे पार्टिकल्स की जो बहुत रैंडम और एग्रेसिवली मूव कर रहे हैं। लेकिन जितना वो पार्टिकल कम मूव कर रहा है, एकदम स्टेडी है, उतना ही उसका टेम्परेचर कम रहेगा। एग्जाम्पल ले लो आइस का। आइस के इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत कन्फाइंड रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, स्टेडी रहते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। इसकी वजह से उसका टेम्परेचर बहुत कम रहता है। लेकिन जैसे हम लोग आइस को हीट अप करेंगे, वो पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, मतलब उनके लिए मूवमेंट बढ़ जाता है, वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। और गैसेस हो गए तो और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो सारे पार्टिकल्स और भी ज़्यादा मूव करेंगे। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है वैसे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, हर एक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम, ये दोनों चीज़ें चेंज। तो जहाँ पे हम लोग वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी की स्टडी कर रहे हैं उसको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम कहा जाता है। लेकिन जो पोजीशन और मोमेंटम, अगर हर एक पार्टिकल का देखेंगे हम लोग जानेंगे, उसके एनर्जी को देखेंगे, मोमेंटम से एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को ऑब्जर्व किया जाता है, ईच पार्टिकल की, हर एक पार्टिकल की मैं बोल रहा हूँ, नॉट ऑल पार्टिकल, और वो सारे पार्टिकल्स की अगर प्रोबेबिलिटीज को देख, क्योंकि कैसे रहता है हर एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं, 10⁻23। तो अगर उनकी पोजीशंस और मोमेंटम किस तरीके की रहेगी, अगर वो स्टडी करना चाहते हैं तो हम लोग प्रोबेबिलिटीज और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल लेंगे। इसी वजह से एक सब्जेक्ट का नाम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स लाइक नंबर, एन की वैल्यू क्या है नंबर, वी क्या है, एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, वी क्या है वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, ई क्या है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, अगर ये सारी चीजें डिफाइंड है तो हम लोग मैक्रो स्टेट्स को डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर हर पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम अगर डिफाइंड है तो हम लोग उसका माइक्रो स्टेट डिफाइन करते हैं। मतलब वो पार्टिकल कौन से पोजीशन में है, कौन से एनर्जी लेवल पे है, कौन से मोमेंटम के साथ है, ये अगर आपको एक स्पेसिफिकली पता है तो वो पार्टिकल की हम लोग को माइक्रो स्टेट पता है। ओके, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इन द सिस्टम, यस। अगर ये समझो लेवल्स है, तो ये एक लेवल हो गई जहाँ पे दो पार्टिकल ऊपर है, ये एक हो गई यहाँ पे दो पार्टिकल नीचे है, ये हो गई जहाँ पे दो पार्टिकल नीचे, यहाँ पे एक पार्टिकल ऊपर है, यहाँ पर। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों दो पार्टिकल्स के लिए अगर दो स्टेट्स रहेंगे तो तीन पॉसिबल स्टेट्स रहते हैं, और इसको हम लोग माइक्रो स्टेट्स कहते हैं। तीन माइक्रो स्टेट्स हो गई, मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट्स बोल सकते हैं, परमिटेशंस बोल सकते हैं आप, ठीक है। जैसे आपके दिमाग में परमिटेशन कॉम्बिनेशन आता है वैसे ही माइक्रो स्टेट है। इसको हम लोग इस ओमेगा के सिंबल से डिनोट करते हैं, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो आपको एक क्लियरली पता चल जाएगा। ये एग्जांपल पे देखो, एक आइसोलेटेड सिस्टम है ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल। अभी स्पिन पार्टिकल बोलेंगे मतलब वो स्पिन कर रहा है, तो उसकी स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है, और वो अगर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो अप रहेगा, अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसकी स्पिन डाउन रहेगी। तो ये हो गया स्पिन अप और स्पिन डाउन। सो आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्पिन अप और स्पिन डाउन है तो वो एनर्जी कितनी हो जाती है, एनर्जी हो जाती है उसकी
म्यू जो इसका ये है मैग्नेटिक मोमेंटम टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम, और ये बी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करती है कि उसके पैरेलल है या अपोजिट डायरेक्शन में। तो माइक्रोस्टेट क्या क्या पॉसिबल स्टेट्स है? माइक्रोस्टेट में कोई एक पार्टिकल, दोनों पार्टिकल अप है। ओके, ये दोनों पार्टिकल अप है, इसमें एक अप है और एक डाउन है, बराबर। इसमें पहला वाला अप डाउन है या इसमें भी, तो दो अरेंजमेंट यहाँ पे हो गए, और दो डाउन है, तो सॉरी यहाँ पे डी होना चाहिए, दो डाउन। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि तीन स्टेट्स है। माइक्रो स्टेट्स क्या बताते हैं, तीन बड़े बड़े स्टेट्स है, लेकिन माइक्रो स्टेट्स क्या बताते हैं, देयर आर चार माइक्रो स्टेट्स। दोनों अप रहेंगी तो उनकी मैग्नेटिक मोमेंट 2 ओमेगा, यहाँ पे माइनस साइन आता है, सो 2 म्यू नॉट ऐसा उन्होंने लिखा मैग्नेटिक में, तो इसका यहाँ पे 2 -2 म्यू नॉट बी हो जाता है। यहाँ पे दोनों का जीरो है, क्योंकि अगर अप रहेगी तो वो प्लस होती है और डाउन रहेगी तो उसका माइनस होती है, तो प्लस और माइनस म्यू म्यू कैंसिल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे दोनों डाउन रहेंगे तो माइनस म्यू नॉट और माइनस म्यू नॉट, इसका -2 म्यू नॉट होगा, जो माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई करके आपको 2 म्यू नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे सम आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले, बस हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करना चाहते हैं माइक्रो स्टेट्स और माइक्रो स्टेट्स क्या। सो आप देख सकते हो ये माइक्रो स्टेट्स है, इसके चार माइक्रो स्टेट्स है, जहाँ पे दो ये, जैसे दो, अगर आप एक दो कॉइन्स को अगर टॉस करते हो, दो कॉइन को टॉस करने के बाद कितनी पॉसिबिलिटीज आती है, एक तो दोनों हेड आएगी, हेड और टेल आएगा, टेल और हेड आएगा, या फिर टेल और टेल आएगा। वैसे चार जैसे पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे भी चार माइक्रो स्टेट्स। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज हम लोग को ध्यान में रखनी है, फेज स्पेस, क्योंकि हम लोग माइक्रो स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब क्या है कि हर पार्टिकल की पोजिशन और मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोजिशन और मोमेंटम का एक ग्राफ हम लोग जैसे निकालते हैं, ये 2 डिमेंशनल ग्राफ नहीं है, मल्टीपल डिमेंशनल ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे एक डिमेंशन में उसके परपेंडिकुलर में एक पोजीशन रहेगी जिसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोमेंटम रहेगी जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो अगर n पार्टिकल्स रहेंगे तो उनके स्पेसिफाई करने के लिए आपको हर एक पार्टिकल की 3 पोजीशंस चाहिए रहेगी। 3 पोजीशंस कोऑर्डिनेट मतलब क्या है, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट में आपको x y z ये तीनों कोऑर्डिनेट आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि n पार्टिकल्स हैं, मतलब एक पार्टिकल का पकड़ लो x1 y1 z1, दूसरे पार्टिकल का पकड़ लो x2 y2 z2, ऐसे आपको n पार्टिकल्स के चाहिए, तो ऐसे 3 इंटू n पोजीशन कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। वैसे ही आपको मोमेंटम की भी तीनों डायरेक्शंस में मोमेंटम को डिफाइन करना पड़ेगा, दैट इज px py और pz, और हर एक पार्टिकल की अलग रहेगी px py एंड pz, तो उसके लिए भी आपको 3n मोमेंटम्स कोऑर्डिनेट लगेंगे। इसलिए हमको पूरी स्पेस या पूरी कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए 6n डिमेंशनल स्पेस की जरूरत है। 6n डिमेंशन, या तो 2D है, मतलब यह समझ P1 है और Q1 है, तो ये एक हो गया, लेकिन ऐसे ही 1 से लेके n तक हम लोग को एक्सेसेस चाहिए रहेंगे, इसलिए हम लोग 6n डिमेंशनल स्पेस के बारे में इमेजिन करते हैं, जिसको हम लोग फेज स्पेस कहते हैं। अभी ये डिमेंशन कैसे रहेंगे, इसको ही परपेंडिकुलर और पैरेलल ऐसे पकड़ लो आप, ओके, बहुत सारे। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, विजुअलाइज नहीं कर सकते, लेकिन मैथमेटिक्स है तो हम लोग उसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं एटलीस्ट। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद आपको आता है कि उस पोजीशन, इसमें इस फेज स्पेस में देखो, हम लोग जैसे एक्स वाई डिनोट करते हैं नॉर्मली, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट स्पेस कहते हैं, लेकिन ये फेज स्पेस है क्योंकि फेज में इसमें हम लोग के क्या लिखा है, पोजीशन और मोमेंटम। तो यहाँ पे एक और चीज क्या मेंशन होती है, सारे पॉइंट्स का अलग अलग रहेंगे क्यू आई पी आई, बराबर, तो हर एक पॉइंट का x1 y1 z1 और px py pz अलग अलग रहेगा। तो एक सेल इमेजिन करते हैं इस 6n डिमेंशनल में। ओके, इमेजिन कीजिए 3 डिमेंशनल ही है,
करंटली हम लोग 6 डिमेंशनल नहीं जा रहे हैं, खाली 3 डिमेंशनल कोऑर्डिनेट्स है इसके। तो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि dy dy पर dy dx और dz है, और pxy dpy और dpz ऐसा 3 है। तो इसका वॉल्यूम कैसे बनता है? वॉल्यूम हम लोग के यही कोऑर्डिनेट्स के साइज को बना के बनता है। ओके, वॉल्यूम ऑफ वन फेज स्पेस इज दिस। और इसको हम लोग dx क्यों लिखे हैं? क्योंकि सॉरी, इसको हम लोग h क्यूब क्यों लिखे हैं? क्योंकि आपको अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या लिखते हैं हम लोग? इस तरीके से लिखते हैं ना, px रहेगा तो इट इज ग्रेटर देन h क्रॉस y। ओके, ऐसा लिखते हैं ना, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू h, बराबर, क्योंकि h इज ग्रेटर देन h क्रॉस y। ओके, अप्रोक्सीमेटली पकड़ा है इसको h के इक्वल, और फिर इसको हम लोग dx और dpx लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू h क्रॉस h क्रॉस नहीं, खाली h। वैसे ही हम लोग dy dpy और dz और dpz को भी लिख सकते हैं, और इसके सारे मल्टीपल को हम लोग h क्यूब लिख सकते हैं। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ, ये ध्यान में रखो, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ वन फेज स्पेस सेल, वन फेज स्पेस इज dqf and dpf। अभी f क्या है? f है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने डिमेंशंस वाला है, फ्रीडम कितना है उसके, क्या वो रोटेट भी कर सकता है, क्या वो ट्रांसलेट कर सकता है, एक्सपांड हो सकता है। तो अलग अलग इसमें हम लोग अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देते हैं, तो डिपेंड ऑन कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका एफ लेगा। यहाँ पे अगर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 है, जैसे हम लोग के यहाँ पे इस दीवार में मैं x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन में जा सकता हूँ, तो इन 3D हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेस स्पेस इज इक्वल टू h क्यूब, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने दिया है। ओके, अगर इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, h रेज टू f। ओके, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिंगल फेज स्पेस सेल। ये पूरे फेज स्पेस का वॉल्यूम नहीं है, बस एक सेल का वॉल्यूम है, एक स्मॉल सेल जिसकी साइज dx dy dz है और px py pz है, ऐसे। ठीक है, सो ये क्या हो गया? ये हम लोग ने एक चीज एक कंसिडर करी थी अभी माइक्रोस्टेट्स को लर्न करने, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइक्रोस्टेट्स डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब क्या है? हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हर बार नहीं रहता। कुछ कंडीशंस में एनर्जी जो एक्सेसिबल रहती है वो 0 टू कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू कितनी भी हो सकती है। ओके, उसके बीच में कोई भी एनर्जी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार डिस्क्रीट ही रहेगा। हम लोग ने जैसे अभी इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के बारे में एनर्जी देखी, तो उसमें हम लोग डिस्क्रीट एनर्जीज को देख सकते थे, इसलिए उसके माइक्रोस्टेट्स भी डिस्क्रीट होंगे। लेकिन अगर कंटिन्यूस रहेंगे, कुछ एनर्जीज के जो फंक्शंस रहते हैं उनकी कंटिन्यूस वैल्यू रहती है, तो उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर एन के ऐसा डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूस रहेंगे, तो हम लोग उसके लिए वॉल्यूम उसका कंसिडर करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालेंगे। मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू है एनर्जी की, इस एनर्जी और E प्लस डी ई, ऐसा, सॉरी, E प्लस डी ई, ऐसी जो रेंज है, वो रेंज में कितने माइक्रोस्टेट पॉसिबल है। ओके, इसको हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट बोलते हैं। कितने स्टेट्स अवेलेबल, स्टेट्स मतलब क्या? एक लेवल है, एनर्जी की लेवल है, एक एनर्जी की वैल्यू है जो एक्वायर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर रेंज में, तो उसको हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। ओके, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर्मुलेट करने, इट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल दैट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखे, लेकिन कोई भी पार्टिकल आर अलाउड टू ऑक्यूपाई। नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, अभी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या है? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज गिवन एज, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो क्योंकि आपको ये बाद में भी यूज होगा। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज इक्वल टू जीएस इनटू वॉल्यूम ऑफ स्पेस अलाउड, कितनी स्पेस उन पार्टिकल्स को अलाउड है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन फेज स्पेस। ओके,
यहाँ पे जीएस क्या है, जीएस को हम लोग स्पिन डीजेनरेसी कहते हैं या फिर स्पिन फैक्टर कहते हैं। ओके, इसका व्यू क्या रहता है, हर एक पार्टिकल की स्पिन अलग रहती है, उसके बेसिस पे हम लोग इसको इसकी वैल्यू जो रहती है वो इक्विवेलेंट टू रहती है 2s+1। ओके, तो जितनी भी वो पार्टिकल की स्पिन रहेगी 1 2 हाफ जो भी है, उस पे हम लोग जीएस की वैल्यू डिफाइन करते हैं। ओके, सो जीएस है क्योंकि जीएस से हर स्टेट को दो बार में बांटा जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की स्पीड 1/2 है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन 1/2 होने के कारण जो जीएस की वैल्यू होती है 2 हो जाती है, क्योंकि दो स्टेट्स अवेलेबल हो जाते हैं। जो स्टेट्स स्पिन अप ने एक्वायर किए वही सारे स्टेट्स स्पिन डाउन वाला पार्टिकल भी एक्वायर कर सकते हैं, इसलिए जो भी माइक्रो स्टेट्स की पॉसिबिलिटीज है वो डबल हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स के केस में। लेकिन हर पार्टिकल के अलग स्पिन है तो उसके बेसिस पे जीएस की वैल्यू भी चेंज होती है। तो वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस अलाउड ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे जो वॉल्यूम का है उसको सेपरेटली कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, डी क्यू और रेज टू एफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जैसे मैंने अभी कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर 3D रहेगा, 3 डिमेंशन रहेंगे, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो जीएस की वैल्यू जो है हम लोग माइक्रो स्टेज की वैल्यू डी क्यू क्यू और डी क्यू पी से निकाल सकते हैं। अभी डी क्यू क्यू क्या है, डी क्यू क्यू क्या है, डी एक्स डी वाई और डी जेड। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा उस सिस्टम का, वो पार्टिकल का या फिर जो भी शेप है। हम लोग इसमें एक स्फीयर कंसिडर करते हैं, उस स्फीयर के अंदर जितने भी पार्टिकल है वो अलग अलग वॉल्यूम्स को ले सकते हैं। तो डी पी क्यूब क्या हो जाएगा ऐसी कंडीशन में, डी पी क्यूब को हम लोग डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, और इसकी वैल्यू हमेशा ध्यान में रखो 4 पाई पी स्क्वायर डी पी हो जाती है, जहाँ पे पी क्या है, पी है, अगर इस पे यहाँ पे एक पी रहेगा तो उस 3 डिमेंशन में हम लोग उसके डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, तो इसका एक ऐसा स्फीयर आ जाएगा आपको। ओके, तो उसके लिए हम लोग ऐसे लिखा है डी पी और 4 पाई पी स्क्वायर। 4 पाई कहाँ से आता है, वो स्पीयर का पूरा हम लोग एंगल कंसिडर करते हैं। 2 पाई तो एंगल हो गया स्पीयर का, और जो अलग बाकी के कोऑर्डिनेट्स है वो 4 पाई बनाते हैं। जब हम लोग स्पेरिकल इंस्टेड ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डी एक्स डी वाई डी, अगर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट यूज करते हैं तो ये 4 पाई कहाँ से आता है ये आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि हम लोग 3 डिमेंशनल जब पढ़ते हैं तो उसमें एक थीटा रहता है यहाँ पे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में और एक साई की वैल्यू रहती है। ओके, तो लेकिन ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको अगर बताना चाहता हूँ ये 4 पाई कहाँ से आया है, तो वो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करके आया एक स्फीयर के, जिसकी कोऑर्डिनेट जिसके आर्म्स क्या है पी एक्स पी वाई और पी जेड। तो हम लोग ने जो यहाँ पे माइक्रोस्टेट निकाला है, जीएस की वैल्यू तो वैसे रखी है, एच क्यूब की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ वन फेस स्पेस 3 डिमेंशन है तो एच क्यूब लिखा है जो आपको पता है। वी की वैल्यू तो हम लोग ने निकाली, इसकी वैल्यू वी क्यूब है, और बाकी का 4 पाई स्क्वायर डी पी आती है। 4 पाई जिसको हम लोग बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पी स्क्वायर डी पी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का इंटरेस्ट जो माइक्रोस्टेट है वो पी में निकाल के इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग का माइक्रोस्टेट का जो इंटरेस्ट है वो ई में निकालने में, एनर्जी के इसमें निकाल, क्योंकि माई डेंसिटी ऑफ स्टेट का डेफिनेशन क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ स्टेट्स एट अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। तो ये एनर्जी लेवल्स के बारे में पढ़ते हैं, मोमेंटम के बारे में नहीं। एनर्जी के लिए हम लोग को ई निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ तक सब अलग अलग प्रॉब्लम से यहाँ तक सेम रहता है अगर 3 डिमेंशनल रहेगा, लेकिन हर पार्टिकल का उसके एनर्जी के साथ मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशनशिप अलग रहता है, और उसी पर माइक्रोस्टेट्स की वैल्यू और जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू वो अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ई की वैल्यू है, अगर इलेक्ट्रॉन के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को मास से बराबर, इलेक्ट्रॉन के केस में जो मोमेंटम है उसको इक्वेट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 me से। ओके, लेकिन अगर कोई फोटोन है
तो फोटोन का देखो हम लोग इस यहाँ पे दो इक्वेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो इक्वेशन है E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, इसके इक्वेशन से ये आ गया। और दूसरा इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, ये एम नॉट है, सॉरी एम नॉट स्क्वायर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि फोटोन है, एम की वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू ये टर्म कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर लेंगे तो पी सी लिख सकते हैं। ई इज इक्वल टू पी सी लिखेंगे तो पी इज इक्वल टू ई बाय सी लिख सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस में अलग पी और ई का रिलेशनशिप है। ओके, हम लोग दोनों कंसिडर में डेंसिटी ऑफ स्टेट कहाँ से आता है ये देख लेंगे, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस तरीके का कैलकुलेशन याद होना चाहिए। डी की क्यूब को भी लिखते ये याद होना चाहिए, पी क्यूब को हम लोग 4 पाई पी स्क्वायर लिखते ये भी ध्यान में होना चाहिए, 4 पाई को बाहर ले सकते ये भी ध्यान में। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल में क्या है, पी की वैल्यू हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ 2m ली, तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो dp इज इक्वल टू m बाय रूट 2m भी ई डी ही आते हैं। तो जहाँ पे भी p और dp है वहाँ पे हम लोग ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये रूट ऑफ 2m और रूट ऑफ 2m तो कैंसिल हो जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन स्क्वायर है तो एक वैल्यू तो बचेगी क्योंकि p स्क्वायर था यहाँ पे, तो एक वैल्यू बचेगी। और e की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो e रेज टू 1/2 लिखेंगे, बाकी की वैल्यू वैसे ही रहेंगी। और फिर e का हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1/2 से, उसकी वैल्यू होती है +1, दैट इज e रेज टू 2/3 और 2/3 बाहर आ जाएगा। ये क्या हो गया, माइक्रोस्टेट्स की वैल्यू हो गई, रेंज आ गई। माइक्रोस्टेट्स कितने हैं, डी ई के रेंज में या फिर ई के रेंज में अगर बोलना चाहेंगे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, जी जी क्या रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को जी से रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो जी का फॉर्मूला क्या है, जितने माइक्रो स्टेट्स है ई के टर्म्स में उसको हम लोग ई से डिराइव करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये जो टर्म आया था हम लोग को माइक्रो स्टेट्स का, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ई तो हम लोग को ये टर्म्स आ जाते हैं, ई रेज टू 2/3 -1 -1/2 हो जाता है। तो वो हम लोग सारी ये चीज़ें करते हैं और अपने को ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जी ई ये सारी चीज़ें, यहाँ पे जी एस की वैल्यू 2 लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रॉन में एस की वैल्यू 1/2 होती है, स्पिन हाफ पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन फर्मियन है, तो इसकी वजह से। और फिर यहाँ पे हम लोग ने ई सी का भी कैलकुलेशन किया। ये सारी चीज़ें आपको नहीं आने वाली, लेकिन ये वैल्यूज ध्यान में रखो क्योंकि देखो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते वक्त आएगा और ये भी आएगा हम लोग को बोसॉन्स पढ़ते वक्त। ओके, तो इसमें क्या किया है, ई बाय सी लिखा है, मतलब डी पी इज इक्वल टू डी बाई सी आता है क्योंकि सी कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे dp और e को सब्स्टिट्यूट करके ये आएगी, और जिसको हम लोग 4 pi vgs अपॉन एच क्यूब अपॉन ई क्यूब अपॉन 3c स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, जहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग जी ई इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी ई निकालने के लिए। और फिर हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग को ये आएगा, दैट इज 8 pi v एच क्यूब सी क्यूब अपॉन एच क्यूब सी क्यूब इंटू सी स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ये भी एक रिजल्ट है। यहाँ पे जी एस की वैल्यू मैंने 2 सब्स्टिट्यूट की है फोटोन के लिए। ठीक है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये और ये वाला, जो हम लोग आगे भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे।